नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति साबिया सुलूहु हसन के बीच व्यापक मुद्दों पर हुई द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से इटली और फ्रांस की यात्रा पर। इजराइल हमास संघर्ष में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 1100। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अगले महीने 7 से 30 तारीख के बीच कराए जाएंगे, जबकि 5 राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मिजोरम में 7 नवंबर को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना इस महीने की 13 तारीख को जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को और दूसरे चरण का 17 नवंबर को होगा। पहले चरण के लिए अधिसूचना इस महीने की 13 तारीख को और दूसरे चरण के लिए 21 तारीख को जारी होगी। वहीं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना को 21 अक्टूबर को जारी होगी, जबकि राजस्थान में 23 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना 30 अक्टूबर को जारी की जाएगी। तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। राज्य में चुनाव की अधिसूचना 3 नवंबर को जारी होगी। नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह 2024 के आम चुनाव से पहले होने वाले अंतिम विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि निर्वाचन आयोग इन 5 राज्यों में साफ सुथरे और गड़बड़ियों से मुक्त चुनाव सुनिश्चित करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्वच्छ, गलतियों से मुक्त और समावेशी मतदाता सूचियां बनाने पर विशेष रूप से जोर दिया है। 5 राज्यों में कुल 679 विधानसभा सीटें हैं और 16 करोड़ मतदाता हैं। इन चुनाव में लगभग 60 लाख से अधिक मतदाता पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग ने सभी 5 राज्यों का दौरा किया और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिलों और राज्यों के प्रशासन तथा केंद्र और राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों के साथ विस्तार से समीक्षा बैठकें की। इन राज्यों में 17,734 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 621 मतदान केंद्रों का कामकाज शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांग लोग देखेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं अवश्य उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। 5 राज्यों में सीमा पार से नगद रुपए, शराब, मुफ्त में बांटी जाने वाली सामग्रियों और नशीली दवाओं को ले जाने पर रोक लगाने के लिए 940 से अधिक अंतर्राज्यीय जांच चौकियां बनाई जाएंगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि 5 राज्यों में कदाचार मुक्त चुनाव के लिए अवैध सामग्रियों की जब्ती के प्रबंधन की प्रणाली शुरू की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन के बीच आज नई दिल्ली में व्यापक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विभिन्न पक्षों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच नजदीकी और ऐतिहासिक संबंधों को और आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें व्यापार और निवेश, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, विकास संबंधी साझेदारी, उच्च शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। वार्ता के बाद तंजानिया के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन भारत तंजानिया संबंधों के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि दोनों देशों के बीच युगों पुरानी मित्रता अब सामरिक साझेदारी के स्तर पर पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन से जुड़ने का तंजानिया का निर्णय बड़े वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे वैश्विक प्रयासों को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया कि भारत ने तंजानिया में कौशल विकास और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी केंद्रों, वोकेशनल, रक्षा संबंधी प्रशिक्षण, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की छात्रवृत्तियों के माध्यम से यह संभव हुआ। उन्होंने कहा कि भारत ने जलापूर्ति, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलकर काम करके तंजानिया के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और तंजानिया इस बात पर एकमत हैं कि आतंकवाद मानवता की सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है।
बैठक के बाद दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया की राष्ट्रपति भारत के 4 दिन के राजकीय दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 4 दिन के दौरे पर इटली और फ्रांस जा रहे हैं। अपने 2 देशों के दौरे के पहले चरण में रक्षा मंत्री रोम में इटली के रक्षा मंत्री गुड्डो क्रिस्टो के साथ मुलाकात करेंगे। मार्च 2023 में इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध सामरिक साझेदारी की ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे। यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण के दौरान श्री राजनाथ सिंह पेरिस में सशस्त्र सेनाओं के रक्षा संबंधी सेबेस्टियन लेकोर्नो के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगे। भारत और फ्रांस ने हाल ही में सामरिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मनाया था। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण औद्योगिक सहयोग सहित गहरे और विस्तृत द्विपक्षीय रक्षा संबंध हैं। रोम और पेरिस दोनों जगह रक्षा मंत्री औद्योगिक सहयोग के लिए संभावित अवसरों पर चर्चा करने के लिए रक्षा उद्योग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। मृतकों में सेना के 10 जवान भी शामिल हैं। सिक्किम राज्य आपदा प्राधिकरण के अनुसार 105 अभी भी लापता हैं। अभी तक 2563 लोगों को बचाया गया है। आपदा का 1381 मकान भयानक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ के कारण 14 पुल बह गए। सिक्किम में सेना की निशक्ति कोर के जवान लापता सैनिकों की तलाश कर रहे हैं। त्रिशक्ति कोर उत्तरी सिक्किम के लाचेन, लाचुंग, थांगू और चुंगथांग इलाके में फंसे 1700 पर्यटकों की भी सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्हें खाने पीने के सामान, चिकित्सा सहायता और संचार सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। खराब मौसम के बीच सेना पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लगभग 6505 लोगों को 26 राहत शिविरों में रखा गया है। राज्य में प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के मूल्यांकन के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल कल रात गंगटोक पहुंचा। इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के कारण मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 700 लोग इजरायल में मारे गए जबकि 400 गाजा में मारे गए हैं। इस संघर्ष में हजारों लोगों के घायल होने की आशंका है। कुछ क्षेत्रों में हमास के हमले के बाद मलबा हटाया जाना बाकी है और कहीं कहीं युद्ध भी चल रहा है। इसके कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। विभिन्न जगहों पर हमास और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच लड़ाई जारी है। इजरायली सेना ने दावा किया कि अभी तक गाजा में 800 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। इसमें पूर्वोत्तर के बेत हैनान शहर पर हवाई हमले शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गाजा में कम से कम 70,000 फिलिस्तीनियों में स्कूलों में शरण ली है। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए मानवीय गलियारे बनाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत ने कल फिलिस्तीनी इस्लामी समूह हमास पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया और कसम खाई कि हमास के आतंकी ढांचे को नष्ट करने का समय आ गया है। न्यूयॉर्क में 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद को बंद कमरे में हुई बैठक में पहले इजरायली संयुक्त राष्ट्र के राजदूत गिलाद एर्दान ने कहा कि ये युद्ध अपराध है, स्पष्ट रूप से प्रलेखित युद्ध अपराध है। अफगानिस्तान में भूकंप कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 2400 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी और बचाव के प्रयास जारी हैं। माना जा रहा है कि भूकंप कारण ध्वस्त भवनों के मलबों में अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता संबंधित मामलों के समन्वय कार्यालय ने कहा है कि भूकंप के कारण कम से कम 465 मकान ध्वस्त हो गए और 135 क्षतिग्रस्त हुए हैं। शनिवार को आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई। यह 2 दशकों में आए सबसे भीषण भूकंपों में से एक था। इसका केंद्र पश्चिमी शहर हेरात से 40 किलोमीटर दूर था। भूकंप के शक्तिशाली झटके कम से कम 3 बार महसूस किए गए। इस दौरान बहुत सी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और बड़ी संख्या में लोग मलबे में दब गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में एशियाई खेल 2023 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल से बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एशियाई खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए एथलीटों की प्रशंसा करेंगे। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में आज न्यूजीलैंड का सामना नीदरलैंड से हो रहा है। इस बीच कल रात भारत ने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। चेपक में एमए चिदम्बरम स्टेडियम में हुए मुकाबले में 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 41 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट के नुकसान पर 201 रन बना लिया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।